ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को बात कर ली जाए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाउ शुड दीस गैजेट्स बी कनेक्टेड विद द मेंस? ठीक है, किस तरह से आपने मेन से इसको ऐड किया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। 3 रीजंस, और 3 रीजंस आपको थोड़े जस्टिफाइड मिल होंगे। पहली बात, जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पावर बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो यहाँ पे पावर P2 बात कर लेते हैं, पावर P3 बात कर लेते हैं। अब उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर क्या हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते थे क्या? तो डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी बल्ब की पावर ज्यादा होती है, फैन की पावर कम होती है। आजकल ऐसे भी फैन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी बात कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जनरल उन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे ही बता रहे हैं। क्यों हमने पैरेलल में ऐड किया है? क्योंकि हर सिस्टम के बीच में वोल्टेज का सेम होना जरूरी था, और वोल्टेज सेम सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कर दिया। दूसरी बात, अब आपको इसमें वो बताने, तो पहला तो आपने बता दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद हर जगह वोल्टेज सेम है। दूसरी बात, सब में करंट अलग अलग जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करते तो क्या होता कि जहां जहां पे पावर ज्यादा होती, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भाई पावर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए मैं लेता, तो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्या होती है? P इक्वल टू होता I2R। ठीक है, तो अगर पावर ज्यादा होती तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता, क्योंकि करंट क्या होती? कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं। पावर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस हम लोग कम करते जाएंगे कंटीन्यूअसली। तो ये भी ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि किस तरह से हमको चीजें लिखना है। दूसरी बात, करंट क्या होगी? डिवाइड होती चली जाएगी। करंट यहां से जो भी आएगी हर जगह क्या होगी? डिवाइड होके पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी अप्लायंस हैं वो सब डैमेज होने से बच जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें 3-4 पॉइंट इस तरह से डियर स्टूडेंट रखने थे। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक फ्यूज को मेन सप्लाई में अप्लाई करते हैं। जो सप्लाई हमारे केबल वायर से लेकर के जो हमारे घर तक आती है, वहां इलेक्ट्रिक फ्यूज अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं बहुत ज्यादा इसको डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे स्विचेज होते हैं, स्विच से पहले कनेक्ट करने के पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से जो भी आपकी करंट आती है, अगर आपकी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज डियर स्टूडेंट क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी होम एप्लायंस हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो इन्होंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, नो डाउट अच्छा न्यूमेरिकल था बच्चों, ये एकदम एनसीईआरटी पैटर्न। बार बार मैं कह रहा हूँ ऐसा न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे, तो इसकी हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप देखिएगा किस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेने वाला। देख लीजिए उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि 1100 वॉट और 220 वोल्ट के एक मेन स्विच है। ठीक है, तो देखिए पावर आपको क्या दे रखा है? 1100 वॉट। ठीक है, समझ लीजिएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिए। तो 1100 वॉट और आपकी वोल्टेज बच्चों दे रखा है उन्होंने 220 वोल्ट। पहला मुझे न्यूमेरिकल जो कि ढंग का दिखा है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो एज यूजुअल P इक्वल टू बी आई। यार इतना तुम लोग मैथ में समझदार हो यार, मैथ का पेपर देके आए हो, इतना कैलकुलेशन कर लोगे। 1100 इधर लिखा, V 220 इनटू I। प्लीज बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे बच्चे इसको इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हो गया है। आई डोंट नो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आ जाएगा 55, सॉल्व करिएगा। तो डियर स्टूडेंट 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 एम्पीयर यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो प्लीज आप उसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो 5 एम्पीयर यहां से आंसर आ जाएगा एनबी। और यूनिट का अपना आप जान ही रहोगे बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो वी आई आ गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय द मोटर इज यूज्ड 5 hours डेली।
ठीक है, अब देखो यार यहां से कुछ बच्चे गलती करके आए, नो डाउट, देखो क्यों बच्चों, देखिए पावर इक्वल टू होता है W/2, वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरी बात, वर्क डन की बात की जाए तो वो E × T, E/T के भी बराबर होता है। अब अगर E इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, P × T। यहाँ पे याद रखिएगा, कई बच्चों ने गलती क्या की है, वॉट सेकंड में लिखना था, कई बच्चे वॉट आर में निकाल के, वॉट आर यूनिट नहीं होती है, वॉट सेकंड होती है, ठीक है। किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट, तो वॉट सेकंड में निकालना है डियर। तो याद रखिएगा E इक्वल टू पावर। अब पावर की बात की जाए बच्चों तो पावर आपको 1100 दे रखी थी। टाइम की बात की जाए तो उन्होंने बोला 5 घंटे 6 दिन तक, ठीक है, तो 6 डेज 5 आवर 60 मिनट। बाकी बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, वॉट सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा और ये बिल्कुल सही रिजल्ट है, ठीक है डियर। एक चीज और देख लो, लास्ट क्वेश्चन कह रहे टोटल कॉस्ट एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ इतना, तो भैया जितना आएगा 5 रुपए से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रुपीस आपके पास आया है, ठीक है डियर। तो इतना आपके सामने 3 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन एक नंबर का था, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम था, इसको मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूं यार, बहुत कम समय टाइम है हमारे पास, थोड़ा बच्चों में जल्दी बता रहा हूं। तो आप लोगों को अगर इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सबसे पहला काम हमें यहां से आर इक्विवेलेंट निकालना है, गौर करिएगा, गौर फरमाइए, आर इक्विवेलेंट निकालना, थोड़ा यहीं पे मैं थोड़ी इस जगह को यूज करूंगा, ठीक है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बच्चों सीरीज में, ठीक है, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, मैं यही समझा दे रहा हूं बच्चों, सॉल्व आप लोग प्लीज करिएगा। 10 10 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/10 1/10, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, मुझे वही कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। यहां पे हमने लिखा 1/r' 1/10 + 1/10, और ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों अगर आप लोगों ने किए होंगे तो बहुत ही आसान से है। दिस इज 2/10, सॉल्व कर लीजिए, 1/5, दिस इज 1/r', तो r' की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो इतना सॉल्व करके हमने 5 ओम बना लिया, 10 ओम ये दे रखा है, दोनों फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके हो गए 15 ओम, कितने हो गए 15 ओम। अब देखिए 5 ओम ये भी दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने वोल्ट आपका इस V को यूज करने का सिंपल एक रीजन था, उन्होंने कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि बताओ 5 ओम जो भी रजिस्टर है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देने का यहाँ कहीं ना कहीं इस वोल्ट मीटर को लगाने का ये रीजन था। तो बच्चों 15 ये 5 ये कितना हो गया 20 ओम, ठीक है। अब 20 ओम इन सबको मिला के हो गया, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि R इफेक्टिव कितना आया भैया 20, ठीक है। दूसरी बात कह रहे करंट कितनी बैटरी से निकलेगी, तो भैया ओम ने ये बात हमें बता रखी है इक्वल टू IR, ठीक है। अब आपने क्या बोला V is 20, I करंट और R हमको मिल गया 20, तो भैया यहाँ से जब निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर। इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा, देखिए मैंने बोला था ना इसको पूछा जरूर होगा, तो 5 ओम रजिस्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे इस 1 ओम जैसे ही यहाँ से डेवलप होगा 5 × 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 वोल्ट। तो आप देख लीजिए, अगर मान लो क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे लेकिन उन्होंने यही पे हमको लगता खत्म कर दिया, 1 1 1 तीनों एक एक मार्क्स के हैं, तो 5 वोल्ट इसके बीच में आएगा, बाकी आपके सामने सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने आए हुए थे, पूरा फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ठीक है, अब यह देखिए इसकी बात कर ली जाए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा उन्होंने फिजिक्स ही रख दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने माइकल फैराडे का जो लॉ है, फैराडे लॉस पे काम करना शुरू किया। तो फैराडे लॉ के एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। एक इन्होंने सोलिनॉइड ले रखी है, ठीक है। उस सोलिनॉइड में कह रहे AB इज द कॉइल कॉपर हैविंग द नंबर ऑफ टर्न, समथिंग नंबर ऑफ टर्न होगी, मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। उन नंबर ऑफ टर्न के बिहाफ पे इन्होंने कुछ बात करी है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जनरल पार्ट है। कह रहा एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इन्होंने यूज कर रखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा बड़ा, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल, जो ब्लैक कलर का आ रहा होगा थोड़ा आपको डल होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिहाफ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कैन स्टेट द रीजन यूजिंग द गैल्वेनोमीटर एक्टिविटी बाय मैं कुल मिला के निडल की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है, पढ़ सकते हैं आगे आप लोग। एक बार ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या होता है, एक बार मैं फिर से आपको फैराडे के जो लॉज हैं एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद करा रहा हूं। देखो अगर नॉर्थ पोल इधर की तरफ आएगा, ठीक है, याद करो थोड़ा, मैं इसको आपको समझा रहा हूं।
कुछ इस तरह की कहानी होती है कि यहाँ पे एक ये फॉर्मेट है करंट का और एक आपका ये फॉर्मेट है। ये आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में हमेशा साउथ पोल जनरेट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है बच्चों, नॉर्थ पोल। जिसको ये याद रहा होगा वो तुरंत देखते इस क्वेश्चन को मुस्कुरा रहा होगा। दो बॉडी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। देखिए अब जैसे ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा, इधर से रिपल्शन स्टार्ट होगा। रिपल्शन क्यों स्टार्ट होगा? ये बार मैग्नेट की खुद की प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ से क्या देगा, रिपल्शन देगा। मतलब नॉर्थ पोल आने का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसने लिखा होगा बिल्कुल सही बात थी। जैसे ही इसको घुमाया, अगले क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर हम लोग इसको घुमा दें, ठीक है, घुमाने के बाद अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे ऐसे नहीं चलता इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन कि अगर हम लोग इसको घुमा दें या इसको दूर लेते जाए, क्योंकि इन्होंने उसी में पूछा हुआ है कि अगर हम इसको दूर लेते जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल। साउथ पोल की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस चीज को भी उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने तीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में उन्होंने एक बात और पूछी है कि हाँ डिफ्लेक्शन, उन्होंने पूछा विल देयर एनी चेंज ऑफ मोमेंटरी ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर और द नंबर ऑफ टर्न। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जो बी की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न अगर आप बढ़ाते जाते हो तो डैम श्योर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन में चेंजेस आएंगे और तेजी से डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इन बातों को बच्चों आप मेंशन करना था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, इसके बाद फिर बच्चों बायो की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों एक बार थोड़ा मैं आपको बता दूं, इन्होंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद लास्ट में सबसे खतरनाक पोर्शन फिजिक्स रखा है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लास्ट में मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई होगी। बीच में बायो भी रख दिया, केमिस्ट्री भी रख दिया, फिजिक्स में लास्ट बॉम्ब बाद में इनको गिराना था, ठीक है। तो देखिए लास्ट बॉम्ब बाद में गिराया। जनरल क्वेश्चन ने पूछा ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार सबसे आसान क्वेश्चन पूछा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जनरल जो टॉपिक था ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने आप पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा डियर, मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं अलग से एक बार क्लास ले लूंगा, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक उन्होंने बोला व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन स्ट्रांग मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी अभी आगे डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है। तो ईएमआई के केस में इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक बहुत ही नॉर्थ एंड साउथ पोल की अगर हम लोग बात करें और पास में गैल्वेनोमीटर रखा है, ठीक है, तो यार यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखना था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन गैल्वेनोमीटर के अंदर से यहाँ से जो आपका सोलिनॉइड वाला पार्ट है वहां से पास करती है, और जब आपके फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, फ्लक्स का इतना यूज नहीं करना है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां से जब मोशन होता है किसका, बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट के मोशन की वजह से जो वहां पे जितनी सोलिनॉइड में करंट की कंडीशंस होती है वो लगातार क्या होती है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू बताना था, और डायग्राम के थ्रू बच्चों अगर आपने बताया होगा तो डैम श्योर यहाँ पे 3 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, 3 में 3 मार्क्स कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इतना डियर स्टूडेंट आज की फिजिक्स की प्रॉब्लम थी, और फिजिक्स में फिर से कहूंगा बहुत ही जनरल पेपर आया था। पहले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी बहुत आसान था। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों बायो का है, तो मैम प्लीज श्वेता मैम एंड अंकिता मैम प्लीज आ जाए। थैंक यू सर। पेपर का लास्ट क्वेश्चन कहां से, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बायो का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। सेक्स डिटरमिनेशन की बात कर रहा है ये, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए चलिए पढ़ते हैं क्या लगता है ये। The question is, sex of an individual is determined by different factors in various species. Some animals rely entirely on the environmental cues, while in some other animals, the individuals can change their sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not genetically determined. However, in human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. So, this was the thing जो कुछ हमें information दी गई है और उसके basis पे हमारा पहला question है. In what way are the sex chromosomes X and Y is different in size? Name the mismatched pair of the sex chromosomes in humans. तो पहला वाला पार्ट करते हैं मैम। पहले पहला वाला पार्ट है in what way, किस वे में X और Y जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनके बीच में साइज का डिफरेंस कैसे होता है। तो मैम हम जानते हैं कि हमारा जो X क्रोमोसोम होता है वो Y क्रोमोसोम से ज्यादा बड़ा होता है। The Y chromosome is 1/3 of the X chromosome. मैम प्लीज, I am saying कि the Y chromosome
is 1/3 of the X chromosome. हमसे इन्होंने सिंपली साइज पूछा था, हमने बता दिया साइज क्या होता है 1/3 of the X chromosome of the Y. Name the mismatched pair of sex chromosome in humans. Guys, we all know कि humans are a diploid organisms. हमारे पास 23 pairs of chromosomes हैं, जिनमें से 22 pairs are what? 22 pairs are called as autosomes. 22 pairs autosomes हैं और जो एक पेयर है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम है. इसने पूछा है मिसमैच पेयर. Autosomes are same in male or female both, but sex chromosome differs a bit. We find XX chromosome in female and XY in male. This is the difference, guys. Second part में ये पूछा है the mismatched pair of sex chromosome in humans. This is the mismatched pair XY. Else all the chromosomes are similar. Ma'am, the second part is please. सेकंड पार्ट क्या दे रखा है देखो बच्चों, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इन व्हिच वन ऑफ द पेरेंट मींस मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं. परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. पहला पार्ट क्या दे रखा है कि हमें नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर की बात कर रहा है. जैसे अभी तुरंत अंकिता मैम ने क्या बताया कि ऑटोसोम्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे हमारे 22 ऑटोसोम्स जो दोनों में सेम होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम हो जाएंगे. सिर्फ लास्ट पेयर हमारा डिटरमाइन क्या करेगा सेक्स के बारे में. अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट पेयर हमारा मींस 23rd पेयर, तो कितना हो गया सिर्फ एक पेयर है. तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, राइट द नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम. कितना हो गया सिर्फ एक पेयर, बाकी टोटल 22 कितने हो जाएंगे हमारे ऑटोसोम्स. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. बिल्कुल बहुत आसान था पेपर, आप एक बार और पढ़ लेते हैं इसको. लास्ट क्वेश्चन देखिए, in which one of the following parents male and female perfect pair of the sex chromosomes are pair. किसमें हमारे परफेक्ट पेयर बन रहे थे. परफेक्ट पेयर मैम फीमेल में बन रहे थे, क्योंकि फीमेल्स में क्या प्रेजेंट है गाइस, फीमेल में प्रेजेंट है XX क्रोमोसोम. दे आर पेयर्ड बट दे आर नॉट पेयर्ड. दे आर परफेक्ट पेयर्ड, दे आर imperfect. Yes, they are paired but they are imperfectly paired and they are perfectly. क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है दोनों X, तो परफेक्ट पेयर बना रहे हो. और इसमें क्या प्रेजेंट है एक X और एक Y, तो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता, नेम द मिसमैच पेयर्स. ऑलरेडी इसमें भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मींस X और Y. थर्ड देखिए क्या मेंशन है, citing two examples justify this statement, sex of an individual is not always determined genetically. और इसका सेकंड पार्ट जो और में मेंशन है जस्ट अपोजिट दे रखा है. draw a flow chart to show that sex is determined genetically in human beings. ये क्वेश्चन सीधा सीधा कहां से लिंक कर रहा है, जहां पर हमने मोनोहैबिट क्रॉस का क्वेश्चन, इसके जैसे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बायो का बताया था वो सीधे वहीं से लिंक कर रहा है. यहाँ भी हम वही सेम फ्लो चार्ट को बनाएंगे, जैसे कि जो पुनेट स्क्वायर हमें बनाना है यहाँ पर भी हम वही बनाएंगे. देखो चलो बना लेते हैं, देख लो एक बार जल्दी से. यही चीज उठाना है, यहाँ पर क्रॉस हमें करना है. यहाँ पर रख देते हैं पहले फीमेल चाहे मेल कोई भी रख सकते हो आप. यहाँ पर हम X और Y रख देते हैं, बना देते हैं मींस मल्टीप्लाई करके क्रॉस करना है. ये हमारा XX बन गया, तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है क्या बनेगा, फीमेल बन जाएगा. सेकंड देखो यहाँ पर भी X के साथ X को बुलाएंगे तो ये भी क्या बन रहा है हमारा फीमेल ही बनेगा. यहाँ पर इस वाले X को उठाना है, इसके साथ क्रॉस कराना है, क्या बनेगा X और Y बन गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मेल की बात करेंगे, यहाँ पर क्या बन गया हमारा मेल ही बन गया. तो आप देखो यहाँ पर 50-50% चांसेस भी थे प्रोबेबिलिटी के, और सेम वही चीज यहाँ पर पूछा भी है. मैम ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा कि सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली, इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है. ऐसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि ह्यूमंस में जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, राइट. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनमें सेक्स डिटरमिनेशन एनवायरमेंटल या किसी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल. हमसे सिर्फ दो एग्जांपल्स पूछे इस क्वेश्चन में. ह्यूमन तो हमने पढ़ा है, बट देयर आर two organisms are snails and there is an organism, a lower organism, Bonidia. इनका सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम जेनेटिक्स इन सब पे डिपेंड नहीं करता है. इनका मैम इनका जो सेक्स डिटरमिनेशन वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. अ स्नेल, एक स्नेल की जब बर्थ होती है तो वो मेल होता है, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस इट कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट विद अनदर स्नेल. जो बिगर स्नेल होता है इट चेंजेस इनटू अ मेल. I just hope you know this is male, and जो छोटा वाला स्नेल होता है वो फीमेल बना देता है. So this is how हमारे इन दो ऑर्गेनिज्म स्नेल्स और बोनेलिया सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली बट इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर. So this was it. हमारा पूरा पेपर खत्म हो चुका है. तो प्लीज टीम कम बैक ऑन स्क्रीन एंड सर प्लीज.
सो गाइस, ये था हमारा आज का साइंस टर्म 2 का डिस्कशन और काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ, काफी वेल मेंटेन डिस्कशन हुआ। एक जिस तरह कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्यारे बच्चों तो के लिए? गाइस, जैसा कि पहले ही जब शुरुआत हुई तो मैंने बताया कि पेपर का कैसा पैटर्न है, कैसा लेवल है, तो आप देख लिए कि पेपर बेसिकली एनसीईआरटी से ऊपर नहीं आया था। मैम क्या कहना चाहिए आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल और क्या बिल्कुल सर। एनसीईआरटी नोट्स और गाइस जैसा सर ने पहले कहा था कि पेपर एवरेज से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक मॉडरेट सा पेपर था, वैसा ही पेपर हमने सॉल्व किया। आई गेस सर 50 मिनट्स 50 to 60 मिनट्स लगे बिल्कुल, पेपर को बिल्कुल, सॉल्व करने में, बिल्कुल, समझाने के बिल्कुल, साथ। तो आई होप ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इजी रहा होगा और मुझे you तो so- काफी इजी लग रहा है। और गाइस, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द स्ट्रिक्ट प्लस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दी चैनल। और बच्चों, सबसे ज्यादा अपने बच्चों, अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं 10th के बच्चे, उनको शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच और पाए। बहुत जल्दी हम अपनी न्यू सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका आपको अगले वीडियोस में पता चलेगा। तो वेट करिए अगली वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो Thank you so मच। much. Thank you so much students. Thank you. Thank you. थैंक यू।